Okay. Assalamu alaikum. So, student, this is your teacher, Sir Daniel. Uh, the motive of this class is to teach you algebraic expressions in a very short or a precise manner. Okay. Because although we have studied something in the class that what is algebraic expressions, what are equations, what are inequalities, and we have discussed about open and closed sentences, and then we have also discussed about something related to the like terms. I guess so. In some classes I have discussed. The video is for you all. So you just have to watch the video. Okay, you have to go through the questions that I'm doing for you guys. And one more thing, जो मैंने आप लोग के लिए वर्कशीट अपलोड करी है, that reinforcement worksheet, try to do it by yourself. ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपसे algebraic expressions के questions भी easily solve हो जाएंगे. And don't panic कि कुछ ऐसा आ जाएगा सर पेपर में जो नहीं आता. ठीक है, आई एम हियर टू गाइड यू, बट डू मस्ट वॉच दिस फुल वीडियो. ठीक है, अगर कहीं तक आपको लगता है कि यहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है, तो उसको थोड़ा स्किप करो, पूरी वीडियो को बंद करके मत चले जाना. ठीक है, सो दैट्स माय मोटिव. अभी हम जो है वो स्टार्ट करें. ठीक है, सो जस्ट लिसन केयरफुली, लीव एवरीथिंग. ठीक है, इफ यू वांटेड टू टेक सम नोट्स इन योर कॉपीज, यू कैन ब्रिंग open up your copies and then start taking the notes and then start doing the questions. ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जांपल्स भी बहुत सारी करेंगे. सो यू ऑल आर क्लियर विद दिस चैप्टर. ठीक है, बिकॉज सडनली हमारे जो वीक का जो गैप आ गया है और उसके बाद आप लोग के असेसमेंट है. सो ये छोटी मोटी चीजें रहती हैं, वो छोटी मोटी चीजें अगर मैं करा दूंगा तो पेपर का इतना ज्यादा वेटेज रखती नहीं है, बट फिर भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज देखना, क्योंकि पेपर में हमें नहीं पता क्या आ जाए क्या नहीं आए. So we just have to prepare ourselves for the best. ठीक है, and leave the rest to Almighty. ठीक है, so let's start with the algebraic expression. सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टर्म्स की एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ. ठीक है, वो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने जहन में सोचिएगा कि क्या ये एक्सप्रेशन है, क्या ये इक्वेशन है, या क्या ये इनइक्वालिटी. यस, यू आर राइट, दिस इज एन एक्सप्रेशन. ठीक है, क्योंकि सर ने बताया था कि सर ने हमें क्लास में बताया था कि सर जब भी आपके पास एक वेरिएबल हो, ठीक है, और आपके पास उस वेरिएबल में कोई इक्वल्स टू का साइन ना हो, ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिखी हुई हो, एक दो टर्म्स की एक्सप्रेशन हो, तीन टर्म्स की एक्सप्रेशन हो, कितने भी टर्म्स की एक्सप्रेशन हो, वो एक्सप्रेशन लिखी हुई हो और उसमें वेरिएबल ना हो, उसमें वो नहीं हो हमारे पास, क्या नहीं हो हमारे पास, इक्वल्स टू का साइन नहीं, तो दैट थिंग इज कॉल्ड माय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. कैसे पता चलेगा सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? सर एक बार बताएं. सबसे पहले तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि ए क्या होता है हमारे पास. हमने क्लास में भी काफी डिस्कस करा था कि ए क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल होता है. व्हाट इज दिस सेवन? दिस सेवन इज कॉल्ड माय कांस्टेंट. सर ये वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस बता दें थोड़ा सा. सो वेरिएबल इज समथिंग बेटा दैट चेंजेस विद द वैल्यू. ठीक है, अब मैं, अब गौर से सुनिएगा. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो, एक ही जगह है ना हम काफी चीजें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक ही वैल्यू हम लगा सकते हैं. ठीक है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि एक ही वैल्यू क्या है. तो फॉर इंस्टेंस हम ये मानते हैं कि ए के ही इक्वल. ठीक है, तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो पूरा आंसर को चेंज करेगी. तो हम ये मान रहे हैं कि ए के इक्वल है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन वेरिएबल. कोई भी अल्फाबेट लिखा हुआ हो टर्म के साथ वो वेरिएबल कहलाता है. ठीक है, कोई भी कांस्टेंट के साथ कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. ठीक है, अगर वो कांस्टेंट और अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जो बिल्कुल अलग है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना डिवाइड हो रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट. जैसे यहाँ पर सेवन जो है, यहाँ पर सेवन जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज ये जो नंबर है, ये जो टर्म है, ये बिल्कुल अलग से लिखी हुई है. ठीक है, ये हर बार जो है वो सेम रहेगा. ठीक है, हमने अपनी उस पर डिस्कशन भी करी थी ना, किस पे, हमने जब सीक्वेंस पढ़ा था तो हमने डिस्कशन करी थी कि 2n+5 है. तो इसमें 2n क्या होता था हमारे पास, 2n इज माई, n इज माई वेरिएबल एंड 5 इज दैट ऑफ कांस्टेंट. तो सर ये जो बचा हुआ 2 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो बचा हुआ 2 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो ये हमारे पास कहलाता है कोफिशिएंट. अच्छा, अब हमें पता चल गया कि एक कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट. तो सर यहीं पर ये चीज क्लियर कर लें कि जो चीज कोफिशिएंट जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, या डिवाइड हो रहा है, जो ये कोफिशिएंट है हमारे पास 2 जो मैंने राइट से लिखा हुआ है, और अगर इसके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे ए भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये मिला के क्या बनाएगी, 2a. ठीक है, तो आप लोग ये बात जहन में बिठा लें कि ये 2ab इज अ वन टर्म इटसेल्फ. ठीक है, ये अलग टर्म नहीं है, ये पूरी एक ही टर्म. मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी एक ही टर्म रहेगी. ठीक है, टर्म कब चेंज होगी, जब आपके पास एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन आता है. अगर मैं यहाँ पर आगे लिख दूं 7a, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग टर्म्स हो जाएंगी. 7a इज माई डिफरेंट टर्म, 2ab इज माई डिफरेंट टर्म.
ठीक है। अगर मैं इसके आगे लिख दूं 4x, तो दिस इज ऑल्सो माई डिफरेंट टर्म। तो इस तरीके से आप टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि जब आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो टर्म्स चेंज होती है। जब नहीं हो रही है कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो टर्म्स चेंज नहीं होगी। ठीक है। जब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो रही है तो वो एक ही टर्म रहेगी। जैसे कि सर कोई और एग्जांपल ले, अगर मैं कहूँ 1/2 है, उसके साथ m n और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सर कितनी टर्म्स होगी? ये एक ही टर्म होगी बेटा। m n और x तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो भी 1/2 से, तो ये पूरा क्या बनेगा? 1/2 mn x। तो ये पूरी क्या हो गई सर? ये पूरी एक गई, मेरे पास एक ही टर्म हो। ठीक है, ये एक ही टर्म हो। दिस इज नॉट माई थ्री टर्म। ठीक है, दिस इज वन टर्म। तो इसके साथ जो लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट होता है, और जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो हमारे पास आगे डिफरेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। सर यहाँ पर ये टर्म्स वाला किस्सा भी क्लियर हो गया, ये भी चीज भी क्लियर हो गई कि कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। नहीं क्लियर हुआ, पीछे वीडियो करो, वापस दोबारा देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर सर ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई और इसको मैं पूरे चीज को अपने बॉक्स में लॉक कर लूँ, ठीक है, ब्लैक कलर से मैं इसको अगर लॉक कर लूँ, तो ये क्या कहलाएगा सर? ये मेरे पास कहलाएगी एक एक्सप्रेशन कहलाएगी। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड माय एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस इज माय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती हैं जिनमें आपके पास कोई इक्वल टू का साइन नहीं होता है, दैट इज रिटन इन अ रॉ फॉर्म। ठीक है, ना उसमें कोई इक्वल टू का साइन होता है, ना कोई और चीज होती है। तो सर इक्वेशन क्या होती होगी? इक्वेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन बेटा वो चीज होती है, हम यहाँ पर लिखें तो इक्वेशन, लेट सपोज अगर लिखा हुआ है 2a + 7 और उसने आगे लगा दिया इक्वल्स टू का साइन और उसने लिख दिया 5। अब हमें ये बहस में नहीं पड़ना कि LHS इज इक्वल टू RHS है, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमें ये चीज नहीं पढ़ना, लेकिन क्योंकि उसने इक्वल टू का साइन लगा दिया, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है, क्योंकि सवाल में कह दिया कि इक्वल टू का साइन है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दैट इज माई इक्वेशन। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें फर्क पता चलता है कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड माई इक्वेशन। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन है। सर तो तीसरी चीज क्या हो गई? ये पूरे जो टर्म्स वाले हिस्से को है, इसको एग्जाम्पल को हम उठा के नीचे रख लेते हैं, तीसरी चीज को भी हम यहाँ लाइन में लगा दें। ठीक है। तो तीसरी चीज हमारे पास क्या होगी? तीसरी चीज हमारे पास जाहिर बात है इक्वेशन हो गए, एक्सप्रेशन हो गए। अब आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, जरा गौर से सुनना, ये वाली चोरी नई चीज। आप लोगों ने बचपन में ग्रेटर देन का साइन पढ़ा था, आप लोगों ने बचपन में लेसर देन का साइन पढ़ा था। आप लोग पढ़ते थे कि 9 इज ग्रेटर देन 6 एंड 2 इज लेसर देन 1। ठीक है। तो अब जो है ना वो हम एडवांस हो गए, अब हमारे पास क्या आ रही है, इंक्लूड हो रही है, हमारे पास टर्म्स इंक्लूड हो रही है, हमारे पास वेरिएबल्स इंक्लूड हो रही है कि 9a इज ग्रेटर देन 6y। ठीक है। वी डोंट मैटर कि हमारे पास ए और वाई की वैल्यू क्या है, हम अज्यूम करें कि वेरिएबल्स हमारी जो इक्वेशंस है, हमारी जो इनइक्वालिटीज है, हमारी जो नॉर्मल लाइफ थी ना, उसमें हम सिर्फ कॉन्स्टेंट से डील करते थे, सिर्फ नंबर से डील करते थे। अब हमारे पास क्या आ गया? वेरिएबल भी आ गया। वेरिएबल किसे कहते हैं? कोई भी अल्फाबेट्स को। ठीक है। तो सर ये हमारे पास 9a इज ग्रेटर देन 6y आ गया। और सर अब ये हमारे पास आ गया 2y इज लेसर देन 1x। तो सर ये क्या हो गया? हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स भी इंक्लूड हो गए। तो सर जब भी आपके पास ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन हो, मैं यहाँ पिंक से उसको मार्क कर देता हूँ कि जब भी आपके पास ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन हो, तो आपकी ये क्या कहलाती है? ये चीजें कहलाती है इनइक्वालिटीज। सर तो क्या ग्रेटर देन और लेसर देन इक्वल्स टू का साइन हो सकता है? ये वाला साइन भी हो सकता है। डोंट हेजिटेट, अगर कभी एग्जामिनर ये वाला साइन लिखे, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और नीचे वाले का मतलब होता है लेसर देन इक्वल्स। इस चीज की कंफ्यूजन में नहीं पड़ो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, लेसर देन इक्वल्स टू क्या है। अभी आप लोग सिर्फ ये सोचो कि जब भी ये चार साइंस आ जाए, कौन से चार? ये जो मैंने मार्क कर दिए। ठीक है। तो ये सारे साइंस, ये वाले ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल्स टू, तो ये साइंस अगर किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन या किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ आपको लगे हुए दिख जाए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला टास्क आपका ये होगा कि आप जो है वो उसको डिक्लेयर कर देंगे कि दैट इज कॉल्ड माई इनइक्वालिटी, नन अदर। ठीक है। तो इसको भी हम एक बॉक्स में क्लियर वो कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, और इसको कह देते हैं कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक इनइक्वालिटी। तो यहाँ तक तो सर हमने क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा था कि इनइक्वालिटीज क्या होती है, एक्सप्रेशंस क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। अब जो है वो हम थोड़ा सा लेवल अप करने जा रहे हैं। ठीक है। अब जो है हमने डिस्कस कर लिए टर्म्स के बारे में। ठीक है। टर्म्स के बारे में हमने डिस्कशन करी है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ओपन और क्लोज सेंटेंसेस का डिफरेंस। ठीक है। अब ओपन और क्लोज सेंटेंस क्या होते हैं सर? बहुत इजी है ओपन और क्लोज सेंटेंस, अगर आप लोग गौर से सुन लेना तो इट्स समथिंग दैट इज वेरी इजी। ठीक है। ओपन सेंटेंस
वर्सेस क्लोज सेंटेंस, वर्सेस क्लोज सेंटेंस। सही है, ओपन सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस ये दोनों चीजें। अब इसमें होता क्या है बेटा, इसमें हम जो है ना वो एक चीज देखते हैं, इसमें जो ऑब्जर्वेशन होती है ना वो किस चीज पे होती है, हमारी ऑब्जर्वेशन होती है ऑन बेसिस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स जजमेंट। ट्रू एंड फॉल्स जजमेंट का मतलब क्या है कि सर जहां पर आपको डिटरमाइन करना, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल दैट लेफ्ट हैंड साइड इज equals to or not equals to right hand side determination of equation is not possible that LHS is left hand side is equals to or not equals to right hand side। ठीक है, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। LHS is not is equals to or not equals to right hand side, so that statement is called open sentence। ओपन सेंटेंस। सर ये क्या लिख दिया आपने, बाउंसर चले, ठीक है वो। अब हमें आप सर ये एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस होल डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन के मीनिंग जो है ना वो मैं आप लोग को एग्जाम्पल से बता दूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्लोज सेंटेंस है ही। फॉर एग्जाम्पल अब जब है ना हम ओपन सेंटेंसेस की एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो हम एग्जाम्पल में सबसे पहली चीज ये लेते हैं कि एग्जाम्पल में वो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेशन, determination of equation is not possible that left hand side is equal to right hand side। हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 9a+3। ठीक है, अब हम a की वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर कह रहे हैं कि a की जगह कुछ भी पुट कर दे तो हम अभी a की वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते कि a की वैल्यू हमारे पास क्या हो। तो हमने कहा 9a+3 इज इक्वल्स टू 4। तो सर क्या ये पॉसिबल है कि 9a+3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4? हो सकता है 9a+3 इक्वल टू 4 हो ही ना, कोई ऐसी वैल्यू आए ए की जो हमें तो पता नहीं है ना कि ए की वैल्यू क्या है। वेयर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए, वेयर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए, सो वी कैन नॉट से कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। जहां पर आप नहीं कह सकते ना कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, उस सेंटेंस को आप खुद ही डिक्लेयर कर दें कि दैट सेंटेंस इज कॉल्ड माय ओपन सेंटेंस। सर कोई और एग्जांपल ले, अगर मैं कहूं कि 9a इज ग्रेटर देन 6, तो सर क्या ए की वैल्यू मुझे पता है? नहीं पता। तो 9 तो बड़ा होता है 6 से, लेकिन अगर ए की कोई ऐसी वैल्यू हुई जिसने इसको छोटा बना दिया तो वो फॉल्स हो जाएगी। अब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये 9a इससे बड़ा है, 6 से बड़ा है या नहीं है। जब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकूं कि ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट मेरी ठीक है या नहीं है, वेयर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, वेयर डिटर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल दैट योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं कर रही, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं मैच कर सकता हूं या नहीं कर सकता, सो दैट सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन ओपन सेंटेंस। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं कि 3p+4q इज इक्वल्स टू 9, कैन आई आइडेंटिफाई 9pq? कैन आई से कि हमारे पास ये 3p और 4क्यू मिला के 9pq बनता है? सर नहीं पता हमें कि क्या आंसर आएगा इसका और क्या आंसर आएगा इसका। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का आंसर आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जब आपको पता है कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो मैं क्या, सर दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो मैं आंसर नहीं निकाल सकता। एंड व्हेन आई कैन नॉट फाइंड आउट द आंसर, आई कैन जस्ट राइट इट एज ओपन सेंटेंस। एंड आई नो कि ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है, एक में पी का वेरिएबल है, एक में क्यू का वेरिएबल है, सो दे कैन नॉट बी एड सब्ट्रैक्ट टुगेदर। सो अगर मैं इनको सब एड सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो 9pq भी नहीं बन सकते। तो 9pq नहीं बन सकते, मुझे आइडेंटिफाई हो ही नहीं रहा कि मैंने करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए। सो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड माय ओपन सेंटेंस। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन सेंटेंस। सर क्लोज सेंटेंस क्या होता होगा? क्लोज सेंटेंस डायरेक्टली जस्ट अपोजिट टू दिस ओपन सेंटेंस। क्या होता है सर, देख लेते हैं।
क्लोज सेंटेंस। सर क्लोज सेंटेंस में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, क्लोज सेंटेंस बहुत आसान होता है। जो चीज आप प्रूव कर सको कि या तो ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या राइट राइट है, ठीक है, आप प्रूव कर सकते हो कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। whenever you are able to prove that it is a true statement or a false statement। तो सर एग्जाम्पल से समझाए, तो एग्जाम्पल से समझाएं, एग्जाम्पल से जाए तो क्या कह सकते हैं कि 9 is greater than 6। सर ये ट्रू स्टेटमेंट है, आप कह सकते हो ना कि 9 6 से बड़ा होता है। अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूं कि 9 is lesser than 6, 9 is greater than 14, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? 9 14 से बड़ा होता है? नहीं सर, ये फॉल्स है। आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फॉल्स है? तो जहां आप आइडेंटिफाई कर सको कि ट्रू है, जहां आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये फॉल्स है, so where you are able to determine that either it is a true statement, either it is a false statement, there you can say that it is a closed sentence, not open one। ठीक है, it is a closed sentence where determination, where identification is possible, is not possible, so that sentence is called open sentence। where identification and determination is possible, that your statement can be true or can not be true or can be false, ठीक है, can be true or can be false, you can say it as a closed sentence। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू ही होती है, यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स हो सकती है, वहां तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो 3p + 3p इज इक्वल्स टू 6p। क्या ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है? बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, क्योंकि ये क्या है, लाइक टर्म्स है, ये भी पी है, ये भी पी वाली टर्म है। तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, आपस में ऐड कर सकता हूँ, और दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या आता है मेरे पास, 6p आता है। सो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी 6p के इक्वल है और ये भी 6p के इक्वल। तो दैट स्टेटमेंट इज माई ट्रू स्टेटमेंट। तो जब भी लाइक टर्म्स हो, या तो आपकी देखो एक चीज याद रख लो, क्लोज सेंटेंस में लाइक टर्म्स होनी चाहिए। लाइक टर्म्स का मतलब एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा हो या फिर कोई भी अल्फाबेट नहीं यूज हो, तो दैट इज कॉल्ड योर ट्रू स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड योर क्लोज सेंटेंस। ठीक है, ये चीज आप याद कर सकते हैं कि स्टेटमेंट में क्लोज स्टेटमेंट में हमेशा ये होता है कि या तो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा होगा, हाँ पूरी टर्म्स में, सारी टर्म्स में, ठीक है, पी हर जगह चल रहा है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं यूज हो रहा हो। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 3p + 6 इज इक्वल टू 6p, तो ये गलत। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दो जगह वेरिएबल आ रहा है, तीसरी जगह नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा, जितनी टर्म्स है उनमें सब में पीपी आना चाहिए, तो ही वो क्लोज सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो अगर जितनी टर्म्स है उन सब में ए आना चाहिए, तो ही वो क्लोज सेंटेंस कहलाएगा। दिस इज स्मॉल ट्रिक फॉर यू गाइस। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अनलाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। लाइक टर्म्स क्या होती है, हमें पता है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती है, लाइक टर्म्स अगर हम बात करें तो लाइक टर्म्स में वो कैटेगरी या वो चीजें फॉल करती है लाइक टर्म्स की, अगर हम बात करें जिसमें आपके पास सेम वेरिएबल हो, या तो आपका सारे वैल्यूज कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कौन से हो सकता है, ठीक है, सेम वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें अनलाइक टर्म्स में है ना, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और वन वेरिएबल और वन कांस्टेंट, वन। ठीक है, सो ये हमारे पास लाइक और अनलाइक टर्म्स। ओके, सो अनलाइक टर्म्स में क्या होता है बेटा, अनलाइक टर्म्स इज समथिंग लाइक जहां पर आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वन वेरिएबल एंड वन कांस्टेंट होता है। सर इसकी एग्जांपल्स दें तो चीजें थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर होगी। जैसे कि अगर हम अनलाइक टर्म्स की बात करें तो लाइक टर्म्स की सबसे पहले बात करते हैं। लाइक टर्म्स पे हमने डिस्कशन करी थी, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारे पास, लाइक टर्म्स की सबसे पहले एग्जाम्पल आ जाती है कि जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 4, ठीक है, नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है 4, इसमें आप ऐड करोगे 4, देन यू विल गेट द आंसर 8। ठीक है, आप ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों में कोई डिफरेंट वेरिएबल नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, दोनों कांस्टेंट है, तो जब दो कांस्टेंट आपस में ऐड होते हैं तो उनका आंसर सेम आता है। सर उनका अगर दो कांस्टेंट आपस में ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दो कांस्टेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 4 4 से 16 हम आज तक करते हुए आ रहे हैं। दो कांस्टेंट आपस में सर क्या हमारे पास वो हो सकते हैं डिवाइड, बिल्कुल हो सकते हैं, 4 ÷ 4। अब
एक बात आप लोग गौर से सुन लो, इन दोनों में एक चीज सिमिलैरिटी होती है। द वन थिंग दैट इज सिमिलर इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स इज दैट के मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज पॉसिबल, आइदर इट इज अनलाइक टर्म और इट इज लाइक टर्म। ठीक है, इफ इट इज रिटन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज पॉसिबल इन बोथ ऑफ द थिंग्स। के मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाती है सर? लेट सपोज अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट मी राइट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, देन आई विल गिव यू द एग्जांपल। ठीक है, डिवीजन, इन दोनों में क्या होता है कि दैट यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। आइदर यू आर हैविंग अनलाइक टर्म और आइदर यू आर हैविंग लाइक टर्म्स, यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन बोथ। इसके एग्जांपल थोड़ा सा लेटर ऑन स्टेज पे लेते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अनलाइक टर्म्स के अनलाइक टर्म्स में होता क्या है। पहले थोड़ी सी फर्दर एग्जांपल्स पे डिस्कस कर लें कि इसमें सर ने कांस्टेंट वाली बात बताई थी, कांस्टेंट वाली बात पूरी हो गई। सर सेम वेरिएबल वाली बात बताएं। अगर हमारे पास लेट सपोज 3a लिखा हुआ है ना, सो 3a can only be add or subtract with its 8 like terms। ठीक है सर, क्या कह दिया इंग्लिश में a like terms? मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कहीं पे 3a, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट सिर्फ a वाली ही वेरिएबल के साथ वाले नंबर से हो सकता है। अगर आपके पास लेट सपोज इसके आगे लिखा हुआ है +6p, सो यू कैन नॉट ऐड देम एंड राइट द आंसर 9ap। ठीक है, इट इज रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? योर आंसर इज गोइंग टू बी द सेम इफ इट इज रिटन लाइक 3a plus 6p, so you are going to write 3a plus 6p in the next step as well। ठीक है, you are not simplifying it further। ठीक है, it is not possible to simplify it further। well, so we can say that these are unlike terms, these are not like terms। so sir like terms क्या होंगे हमारे पास? that if it is written 3a, so you can add either 4a in it। ठीक है, you can add 3a in it, you can add a in it, you can subtract -3a, you can subtract -9a, you can add 18a, you can add or subtract any term which is written with a variable, which is written with any coefficient which is written with a variable, that is a। अगर आप a को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो ना, तो सिर्फ a वाली टर्म से ही सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिर्फ a वाली टर्म से ही ऐड माइनस करोगे। दैट्स द रूल ऑफ मैथमेटिक्स के लाइक टर्म्स का यही होता है कि आपने सिर्फ लाइक टर्म्स को सॉल्व। सर इसको कैसे सॉल्व करूंगा? 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 1। जब कुछ नहीं लिखा हुआ कोफिशिएंट के साथ तो क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 10। सर 10 - 3 क्या हो गया हमारे पास? 10 - 3 7, 7 - 9 सर -2, और -2 + 18 आपके पास आ गया सर -2 + 18 +16। तो सर इसको स्टेप में करके दिखाएं, ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आपने कह दिया हम कंफ्यूज हो। 7 है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करना चाह रहे हो, ये 4a आ गया, दोनों में ऐड का साइन लग गया। -3 -9 है, क्या होता है आपके पास? माइनस में ही आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एंड द आंसर विल बी इन माइनस, दैट इज इक्वल्स टू -3 -9 -12। ठीक है, इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी। ठीक है, और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, दैट इज +18। then you can further solve it on 7 + 4, what will be the answer? 7 + 4 11 है। ठीक है, -12 + 18, माइनस प्लस माइनस होता है, 18 - 12 करो तो क्या आंसर आता है आपके पास? पॉजिटिव में आंसर आएगा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 6 है। ठीक है, व्हेन यू ऐड 11 + 6, तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 15। ठीक है, सो यू विल डू इट इन अ वे जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप चाहे तो एक साथ सबको सॉल्व कर दो, चाहे आप 2 को पहले सॉल्व करो, चाहे आप पहले 3 को करो फिर 4 को करो, क्योंकि हमें पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में बॉड मास का कोई ऐसा इतना रूल अप्लाई होता नहीं है। असल में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती है तो हम बॉड मास में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सर थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर इसकी एग्जांपल हो गई है तो अनलाइक टर्म्स की भी बात कर लेते हैं। सर इसमें कोई भी वेरिएबल आ सकता है, बिल्कुल। ए है तो ए के साथ ए होना चाहिए, पी है तो पी के साथ पी होना चाहिए, एक्स है तो एक्स के साथ एक्स होना चाहिए, वाई है तो वाई के साथ सिर्फ एक्स ही एड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। दैट्स द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, further on, moving on towards addition and subtraction of unlike terms। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि we are solving addition and subtraction of unlike terms। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म भी देख लिया और अनलाइक टर्म अब देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अनलाइक टर्म की फॉर एग्जांपल लिख के हम देख लें कि एग्जांपल्स क्या क्या आ सकती है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम, 1 वेरिएबल एंड 1 कांस्टेंट। सर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 3a + 3, तो क्या इसको 9a लिख सकता हूँ? नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, यू जस्ट हैव टू लीव इट योर आंसर एज इट इज। ठीक है, यहीं पर आप छोड़ देंगे बिकॉज दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। सर दूसरी एग्जांपल दे, if I'll take the example of any other thing like 3x square
प्लस 4a। सर कैन आई सॉल्व इट फर्दर? नो, दे आर अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स है। कैसे सर? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ए है, सो दे आर कंप्लीटली different, so they falls under the category of unlike terms. They cannot be simplified further. Sir, give one more example. One more example that I can say 3x square plus 3x. Can I solve it further? Can I write it 9x square or can I write it 9x? No, you cannot write it either 9x or 9x square. That is absolutely wrong. You have to leave it as it is. ठीक है? Why? Sir, because the variables are same. The variables are same. X and x are same. But the powers, the indices are different. मतलब यहाँ पर x की पावर क्या है 2 है और यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है। तो क्या सर डिफरेंट पावर्स हो तब भी आपने सेम वेरिएबल हो और डिफरेंट पावर्स हो तो तब भी क्या अनलाइक टर्म्स ही होती है? बिल्कुल अनलाइक टर्म्स ही होती है। यू कैन नॉट सिंप्लीफाई इट। सर जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है ना 3a+3, यू कैन नॉट सिंप्लीफाई 3a+3, यू कैन नॉट सिंप्लीफाई 3x² + 4a। so that is the same way कि आप 3x² + 3x को भी यू कैन नॉट सॉल्व इट। ठीक है, दैट्स गुड। यहाँ तक सब चीजें आई गेस क्रिस्टल क्लियर होंगी। इफ यू आर नॉट क्लियर विद द एग्जांपल्स, इफ यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो, यू कैन वॉच इट अगेन। ठीक है, आपको चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। और ये बहुत बेसिक चीजें, इसके जब सवाल हम करेंगे ना, द मेन थिंग इज ऑल अबाउट डीलिंग विद द क्वेश्चंस, नथिंग टू वरी। ठीक है, इनमें कोई चीज नहीं है। जब आप क्वेश्चन से डील करोगे ना तो आपको ये सब चीजें आपको पहले से पता होंगी। अब आप क्वेश्चन में ये चीज नहीं सोचोगे कि यहाँ पर किसको किससे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यू जस्ट हैव टू क्लिक योर माइंड और आप फटाफट फौरन आंसर लिख के दे देंगे। ठीक है, तो दैट्स माय मोटिव कि मैं इतनी सारी एग्जांपल्स और ये सब पहले इतना सब क्यों पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता, हर कॉन्सेप्ट समझा देता। ये इसलिए समझा रहा हूँ कि हमेशा यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, देन यू हैव टू डू क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं करते। डायरेक्टली करने से ये होगा कि आपको प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। यू कैन नॉट सॉल्व इट ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्सेप्ट, यू कैन सॉल्व इट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रैक्टिस, एंड दैट थिंग आई डोंट। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए यू हैव द पावर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की चीज देख रहे हैं सर, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होना चाहिए? ठीक है, अच्छा हमने कहा कि ये दोनों का केस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये लाइक टर्म सॉल्व हो सकती है, लाइक टर्म सॉल्व हो सकती है, अनलाइक टर्म सॉल्व नहीं हो सकती, अनलाइक टर्म्स कैन नेवर बी सॉल्व। सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँ ना, तो मैं कह सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या कॉन्सेप्ट है। सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आर डिफरेंट फॉर आर सिमिलर फॉर बोथ द केसेस। मतलब मैं यहाँ पर एक ही लाइन बनाऊंगा और उसी की, मतलब कह सकते हैं कि मैं दो लाइंस बनाकर एक लाइन में ज्वाइन कर, नहीं, नॉट डू इट लाइक दैट, कैन डू इट लाइक दैट। ओके, आई गेस ये दो चीजें आ रही और एक ही लाइन में ज्वाइन होगी। ठीक है, दैट्स माय मोटिव। ठीक है, तो ये एक ही चीज बना रही है, कैसे बना रही है सर देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 3 है और आगे मल्टीप्लाई का साइन लिखा हुआ है और कोई अनलाइक टर्म लिखी हुई है, मतलब 3 और p क्या है, अनलाइक टर्म्स है, तो यहाँ पर आपका सवाल उठेगा कि सर यहाँ पर तो मैं एज इट इज रहने देना चाहिए, मुझे इसको 3ap लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? आप बिल्कुल लिखोगे इसको, बिकॉज द मल्टीप्लीकेशन साइन डज नॉट टेल अबाउट कि आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को सॉल्व करना है या नहीं करना है। 3ap विल बी मल्टीप्लाइड विद 3a विल बी मल्टीप्लाइड विद p एंड यू हैव टू राइट इट एज 3ap। ठीक है सर, अगर कोई चीज लिखी हुई है, लेट सपोज इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर थिंग that is written 4 upon, no, like it 4a upon 3 plus, no, not plus, you will pose a sign of p and you have to write it 3xa। ठीक है, और 2। अच्छा सर, कैन बी सॉल्व इट फर्दर? देखो, अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप जस्ट यू हैव टू डू इट कि आपने जो है ना, वो आपको पता है कि क्या है, ये अनलाइक टर्म्स। तो सर डिवाइड और मल्टीप्लाई में सर ने कहा था कि यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। ठीक है, आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, जो हम आज तक करते हुए आए, फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल करा। अब आप क्या करोगे कि आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 4a विल बी मल्टीप्लाइड विद 2, दैट बिकम्स 8a। ठीक है, ठीक है, आप क्रॉस में देख लो कुछ चीज कैंसिल हो रही है, देखो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। तो जैसे हम 2 और 2 होता था ना, अगर यहाँ 2 होता था और यहाँ 2 होता था, तो हम क्या करते थे, 2 और 2 को कैंसिल कर देते थे। हमने फ्रैक्शंस में ये बात बहुत अच्छे तरीके से सीखी थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएंगे। ये स्टेप को दोबारा देख लेना अगर समझना है। ठीक है,
फिर क्या करेंगे हम, ये थ्री और ये थ्री मल्टीप्लाई होंगे एंड दैट बिकम्स 9x। कैन इट बी सिंप्लीफाइड फर्दर ऑन? 8 और 9 एक टेबल में आते हैं, नहीं आते सर। अगर कोफिशिएंट के साथ लिखे हुए तो टेबल देखना जरूरी है, नहीं देखना जरूरी है। देखो कोफिशिएंट के साथ लिखे हुए लेकिन है तो अलग नंबर्स ना, तो हम उनको देखेंगे कि एक टेबल में आ रहे तो सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर नहीं आ रहे तो हम रह देंगे। ठीक है, सो दे डिडंट कम इन फॉल इनटू द टेबल ऑफ एनी नंबर, तो हम इनको एज इट इज रहने देंगे एंड विल मार्क इट एज एन आंसर। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। तो ये चीज होती है। तो सर अगर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे दिल में बहुत सारी बातें आ रही है। एक सवाल ये आ रहा है मेरे पास कि अगर इफ देयर इज अ चांस कि मेरे पास अनलाइक टर्म्स दो हो, ठीक है, इफ इट इज रिटन लाइक दैट कि मेरे पास 3a है और उसमें जो है वो 3ax ऐड हो रहा है, तो सर इसमें तो अनलाइक टर्म्स भी आ गई, लाइक टर्म भी आ गई, मतलब a भी आ गया, a भी आ गया और x भी आ गया यहाँ पर x। देखो यहाँ पर थ्री थ्री का लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ये डिस्कस करा ना, यहाँ पर भी थ्री था, यहाँ पे भी थ्री था, लेकिन हमने ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास ए है, इसके पास ए नहीं है। इसके पास ए है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसलिए नहीं करा। इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, जब तक क्वांटिटी सेम ना हो तब तक ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या था, सबके पास ए था तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या था, सब दोनों के पास कुछ भी नहीं था तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक के पास ए है, दूसरे के पास ए तो है लेकिन उसके पास एक्स भी है, तब भी नहीं सॉल्व कर सकते, यू कैन नॉट सॉल्व इट। ठीक है, तब भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। व्हाई यू कैन नॉट सॉल्व इट? बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट अनलाइक टर्म्स, दे आर टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज दिस वन एंड सेकंड टर्म इज दिस वन। ठीक है, एंड यू कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर ऑन बिकॉज इट इज हैविंग एक्स एंड दिस टर्म इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सो यू कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर। ठीक है, these also falls into the category of unlike terms. So now I hope so you all are cleared with the concept of like and unlike terms. आई गेस सो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और अब जो है वो हम क्वेश्चंस पे जम करते हैं। हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे पास वर्कशीट, मैंने वर्कशीट आप लोग को आई होप सो सबको दे दी थी, बट यहाँ पर भी वर्कशीट की मैं आई विल ट्राई कि वर्कशीट की जो सॉफ्ट कॉपी है वो इस वीडियो के नीचे पोस्ट हो जाए। ठीक है, और अगर नहीं होगी तो मैं लिंक मेरे ठीक है, वैसे पोस्ट हो जाएगी, मेक श्योर कि पोस्ट हो जाएगी, तो नहीं होने का कोई सवाल उठता नहीं है। ठीक है, तो वो वर्कशीट आप लोगों ने खुद भी सॉल्व करनी है, पहले मैं भी करा रहा हूँ, वो भी कर लें। ठीक है, फिर आपको जैसे फ्रैक्शन, जैसे मतलब परसेंटेजेस की एक फाइल मिली थी, वैसे आपको अलजेब्रिक सीक्वेंस की एक फाइल मिलेगी और इसकी भी एक फाइल मिलेगी। और वो वीडियो आप लोग के पास इंशाल्लाह सैटरडे संडे तक आ जाएगी। जब आप लोग का असेसमेंट होगा उससे पहले पहले जो वीडियो आती है वो तो आएगी, वो रिविजन वीडियो होगी। दिस इज अ प्रॉपर क्लास वीडियो। ठीक है, तो ये जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, वो वाली आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं बनाता हूँ तो दैट्स समथिंग कि मैं एफर्ट पुट करता हूँ, तो योर एफर्ट इज टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, बट दिस इज मैंडेटरी टू वॉच। ठीक है, दिस वीडियो इज मैंडेटरी टू वॉच। ठीक है, इफ यू आर नॉट वॉचिंग दिस यू आर टेकिंग योर लॉस। ठीक है, दैट्स नॉट माई फॉल्ट कि मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट पूरी कर रहा हूँ। दैट योर टास्क इज जस्ट आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो। भले आप लोग ऐसे देख लें कि 15 मिनट अभी देख लिए, 15 मिनट बाद में देख लिए, एक साथ पूरा 1 घंटा बैठ के देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इट्स द वीडियो इज ऑल योर्स, आप लोग के पास ही है, कहीं नहीं जा रही है, और इंटरनेट का एक्सेस भी, और यूट्यूब पे इसीलिए डालता हूँ ताकि कोई मसला ना। ठीक है, तो बफरिंग वगैरह का भी कोई इशू ना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्कशीट के क्वेश्चंस। पहले मैं पेश कर लूँ अपने पास वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस, देन वी विल स्टार्ट। ओके, ओके, दीज आर माय क्वेश्चंस। ठीक है, इनको यहीं पे सॉल्व करेंगे। मैं तीन कोशिश करूंगा कि जो नॉर्मल पार्ट्स है उनको तीन तीन को सॉल्व कर लूं, ताकि आप लोग के पास एक क्लियर एविडेंट आंसर्स हो जाएं, तो आप लोग आगे के पार्ट्स भी सॉल्व आउट कर सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई सेलेक्ट द पेन। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है राइट इफ द मैथमेटिकल सेंटेंस इज ओपन और क्लोज। ये हम बहुत सी क्लासेस तीनों सेक्शंस में आई गेस ये कवर जो हो चुका है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, ये हम चीज कर चुके हैं, बट आई रिमाइंडिंग इट कि जिसने नहीं कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ी होगी, जिसको क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। 3+3 क्या होता है सर? 3+3 क्या होगा सर? दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं। अभी हमने पढ़ा ना बहुत सारा लाइक टर्म्स के बारे में, दोनों में क्या है, पी है, दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों आपस में सॉल्व होकर क्या बनने चाहिए, 6p। और जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एंड ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये ट्रू होगी।
अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सवाल उठता है, सर पी की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, पी की जगह कुछ भी आ सकता है। आप तो कहते थे अगर कोई भी वैल्यू आ सकती है तो फिर हम उसको कैसे ओपन या क्लोज में क्लासिफाई कर लें, क्लोज ही होगा वो तो ओपन ही होगा, क्लोज नहीं होगा। नहीं बेटा, ये हमेशा क्लोज होगा, क्योंकि लाइक टर्म्स को आप जब सॉल्व करते हो ना तो यू विल गेट एन आंसर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3p+6 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9 AP। सो आप क्लियरली कह सकते हो कि नहीं सर ये आपने गलत लिखा है। क्यों? अनलाइक टर्म वाले कॉन्सेप्ट से, कि अनलाइक टर्म्स है और आपने सॉल्व आउट कर दिया। 3+6 तो 9 लिखा आपने, लेकिन ए और पी सॉल्व नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई होकर थोड़ी साथ लिख सकते हैं। गलत लिखा है सर आपने, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गलत लिखा हुआ है। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट इट इज रॉन्ग, देन इट इज अ क्लोज सेंटेंस। जस्ट क्लोज द मैटर, राइट इट एज अ क्लोज सेंटेंस, गो अहेड। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, क्लोज सेंटेंस होगा। यू कैन आइडेंटिफाई कि आपने सही लिखा है, क्योंकि लाइक टर्म्स को सॉल्व करके यही आंसर आना चाहिए। सर 70A इज लेसर देन वाई। सर 70A अलग नंबर लिखा हुआ है, वाई अलग नंबर लिखा हुआ है, कैसे आइडेंटिफाई कर लूँ कि 70A वाई से छोटा होता है? कोई वैल्यू तो बताए। जैसे सर 3+3 6 भी होता है, आपने कहा क्लोज ओपन है, आपने कहा क्लोज है, ट्रू है स्टेटमेंट, ये लिखा सर आपने, ये भी क्लोज होगा। क्यों सर? क्योंकि ये स्टेटमेंट भी मैं क्या कर रहा हूँ, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को ना मैं ट्रू कह सकता हूँ ना फॉल्स कह सकता हूँ। मुझे क्या पता कि वाई की वैल्यू क्या है, मुझे क्या पता ए की वैल्यू क्या है? दोनों अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है, दोनों अनलाइक टर्म्स है। और अनलाइक टर्म्स होने की वजह से क्या हो रहा है कि मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या वैल्यू है। अगर यहाँ पे भी ए होता तो भी नहीं पता चलता कि क्या है। ठीक है, सो व्हेन आई एम नॉट एबल टू सॉल्व आउट दिस इक्वेशन, व्हेन आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट आइदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स, सो यू राइट इट एज अ क्लोज सेंटेंस। ठीक है, ये चीज आइडेंटिफाई कर लो। और मैंने कहा भी था क्लोज सेंटेंस की एक सबसे बड़ी, ओपन सेंटेंस, सॉरी 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 माय बैड, दिस इज ओपन सेंटेंस। ठीक है, मैंने कहा भी था कि ओपन सेंटेंस की एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि ओपन सेंटेंस में जो है ना वो डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल होगा तो बाकी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, ओपन सेंटेंस। सर ये क्या होगा, 10b-, इसमें एक वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। बी की जगह कुछ भी रखूंगा, कुछ भी आ सकता है। आई डोंट नो कि 10 में से बी की वैल्यू मुझे नहीं पता, बी माइनस करूंगा तो 7 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आई डोंट नो, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई। सो हो सकता है स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो। तो ये हो सकता वाली कहानी में क्या होता है सर, मेरे पास ओपन सेंटेंस लिख देते हैं। जब डेफिनेटली पता होगा तब क्या लिखूंगा, क्लोज सेंटेंस। 4+9, आई नो 4+9 इज इक्वल टू 9। सही है सर, ये डेफिनेटली ट्रू है, आई कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता है 4+4 इज इक्वल टू 9, तो सर आई कैन डेफिनेटली से दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो व्हेन यू कैन से समथिंग से डेफिनेटली, यू कैन राइट इट एज अ ओपन सेंटेंस, ओके, नॉट अ क्लोज। 4+5, ओके सॉरी माय बैड, दैट इज अ क्लोज स्टेटमेंट। ठीक है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सॉरी माय बैड, वो ओपन क्लोज। अच्छा, 4+5 इज इक्वल टू 7। सर 4+5 इज इक्वल टू 7 क्या है मेरे पास? सर ये देखिए आप, गौर से देखें तो क्या y की वैल्यू नहीं पता कर सकता, मुझे नहीं पता कि क्या डेफिनाइट है या नहीं है। तो व्हेन इट इज नॉट, व्हेन यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट आइदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, यू कैन राइट इट एज अ ओपन सेंटेंस, ओके। ठीक है, अब सोच के लिखेंगे। 9 इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ हो सकता था कि 9 इज लेसर देन 6। सर इसको कह सकता हूँ ट्रू है, इसको कह सकता हूँ फॉल्स है। जब ये कह सकता हूँ कि ट्रू या फॉल्स है तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, गुड, क्लोज स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे पास क्लोज। और अब देख लो, मैं यहाँ पर हाईलाइटर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने की इतनी जगह नहीं है। रेड फॉर इनइक्वालिटी, रेड फॉर एक्सप्रेशन, ग्रीन फॉर इक्वेशन, एंड ब्लू फॉर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अब देख लो कि हम जिसको जिससे मार्क करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशंस पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो इसमें कोई इक्वल टू का साइन है, नहीं है सर। इसमें कोई है, नहीं है सर। सर इसमें कोई है, बाकी सब में सर इक्वल्स टू या इनइक्वालिटी का साइन है। जिसमें नहीं है उसको पहले, सबसे पहले क्या करो, आप एक्सप्रेशन से मार्क कर दो, तो रेड से हम उसको मार्क कर दो। सर जिसमें इक्वल टू का साइन है वो क्या होंगी, इक्वेशंस होंगी। तो इक्वेशंस कौन सी है सर, यही है, तो इनको क्या करते हैं सर, ग्रीन से मार्क करते हैं। सर जिनमें हमारे पास जो इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, लेसर देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू का साइन है, दैट आर कॉल्ड माय इनइक्वालिटीज। तो उनको किससे साइन करते हैं सर, उनको ब्लू से। नेम द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन एज वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट। ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट। सर अगर मुझे पता करना है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो देखो 16, व्हाट इज 16, एक्सप्रेशन में 16 क्या है, अलग लिखा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, विदाउट एनी वेरिएबल, तो दैट इज कॉल्ड माय कांस्टेंट। सर ये 3 और 7 का है, 3 और 7 सर ये रहे,
ये दोनों वेरिएबल के साथ लिखे हुए हैं, दैट मीन्स दीज आर माय कोफिशिएंट्स। सर ये 14 कहाँ लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है, ये अलग से लिखा हुआ है सर, ये भी क्या होगा कांस्टेंट। तो सर क्या इसमें एक और कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा, ये 90 भी कांस्टेंट होगा। सर इसमें कह रहा है एक्स और डी क्या है, एक्स और डी क्या है, एक्स और डी ये क्या है सर मेरे पास वेरिएबल्स, सिंपल इज दैट। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चंस आराम से हो गए होंगे आप लोगों से। ठीक है, बिफोर गोइंग टू एनी अदर क्वेश्चन, आई लाइक टू एक्सप्लेन पॉलिनोमियल्स टू यू गाइस। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स भी हो गई है। अब द लास्ट टॉपिक, द रिमेनिंग टॉपिक इज दैट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सही है, पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, दैट्स अ वेरी सिंपल टास्क। पॉलिनोमियल्स इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, पॉलिनोमियल्स सबसे पहले तो आप लोग ये चीजें समझ लो कि पॉलिनोमियल्स होते क्या। ठीक है, ओके, सो वे ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के लिए ये जो मैंने एक टेबल जो है ना वो आप लोग के लिए निकाल के रखा था, दैट्स द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ एक स्लाइड समझाने वाला पार्ट है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे भी सकता हूँ आपको, न्यूमेरिकली बाय वर्डिंग भी समझा दूंगा कि क्या केस है क्या नहीं है पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स इज सम लाइक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एक चीज में, एक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अच्छा देखो, नंबर ऑफ टर्म कांस्टेंट, अगर हम अभी तक पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, हम पीछे वाली चीजों से ही ज्यादातर सीख जाएंगे कि क्या हो रहा है हमारे पास। ठीक है, कोफिशिएंट देखो हमने यहाँ पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, सॉरी मेरा पेन सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास क्या था, 2a+7 था। यहाँ पर 2a+7 का मतलब क्या है सर, इसमें दो टर्म्स, एक टर्म ये है पूरी जो कोफिशिएंट के साथ लिखी हुई है, वेरिएबल के साथ लिखी हुई है। ठीक है, और एक टर्म सिर्फ ये है जो कांस्टेंट है। हमने ये पढ़ा था ना कि ये दोनों मिलाकर एक टर्म बनते हैं और ये एक अलग टर्म बनती है। तो ये क्या है, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स, जहां भी आपके पास दो से ज्यादा टर्म्स आने लग जाए ना, दो या दो से ज्यादा टर्म्स, दैट आर कॉल्ड माय पॉलिनोमियल। दो से ज्यादा टर्म्स आ जाए तो उसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा सर, तो क्या लाजमी है कि दो से ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए? देखो पॉलिनोमियल्स में ना एक चीज होती है कि पॉलिनोमियल्स में डिग्रीज भी आती है, कि मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है 2a+7 तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माई पॉलिनोमियल। अगर लिखा हुआ है 2a² + 3a - 3 दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माई पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बट इफ आई एम राइटिंग इट लाइक इन अ वे दैट 3/2a+3, तो दैट इज नॉट माई पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक टर्म लिखी हुई है, दो टर्म लिखी हुई है, डिवीजन आ रही है सर, पता नहीं चल। सर अगर ये अगर पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, तो सर मुझे एक चीज एक्सप्लेन करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2a+2/3, क्या ये पॉलिनोमियल हो गई? बिल्कुल पॉलिनोमियल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये, दो टर्म्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, और दो से ज्यादा टर्म्स हो या दो टर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड माई पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो सर ये पॉलिनोमियल्स में सर क्या नेगेटिव में पावर्स आ सकती है? जैसे यहाँ पर 2x² लिखा हुआ है ना, तो ये चीजें ना हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, 2x² पॉजिटिव होनी चाहिए, और आपके पास सिर्फ इसमें होनी चाहिए। अगर ये चीज ऐसी लिखी हुई है 2x1/2, अगर फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। वैसे ही अगर ये चीज ऐसी लिखी हुई है 2x-1/2, तो ये नेगेटिव में लिखा हुआ है तो भी ये क्या नहीं होगा मेरे पास, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये चीज आप आइडेंटिफाई कर लो कि अगर मेरे पास नेगेटिव में कोई पावर लिखी हुई है या मेरे पास अपॉन में कोई पावर लिखी हुई है, -2 लिखा हुआ है या नेगेटिव, तो ये दोनों क्या नहीं होंगे मेरे पास, ये दोनों मेरे पास क्या नहीं होंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आई होप सो यू ऑल गेट इट। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई मसले की बात नहीं है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इतना इसका कोई रोल प्ले भी नहीं होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है आपकी। ठीक है, आपको चीजें आनी चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ पर मैं पेश भी कर देता हूँ कि क्या चीजें हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखी थी पॉलिनोमियल्स की, क्या होते हैं क्या नहीं। अच्छा, यहाँ पर गौर से देख लेते तो हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो पॉलिनोमियल्स में क्या है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कह रहा है, पॉलिनोमियल्स किसका नाम है सर, नंबर ऑफ टर्म्स का नाम है, सर ने हमें बताया। उसमें सबसे पहली टाइप आती है मोनोमियल्स। मोनोमियल क्या होता है सर, मोनोमियल का आपको भी मतलब पता है, वन टर्म, एक चीज की बात हो रही है तो मोनोमियल क्या कहा जाता है। बाइनो का मतलब होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है दो चीजों के बारे में बात हो रही है, ट्राइनोमियल का तीन चीजों के बारे में और तीन से ज्यादा के बारे में बात हो रहा हो तो पॉलिनोमियल कहा जाता है, जिसे मल्टीनोमियल्स भी आपके चैप्टर में कहा गया है। बट हम पॉलिनोमियल कर देते हैं तो भी सर एग्जाम में ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि मैनी टर्म्स आ रही है, उसमें तीन से ज्यादा टर्म्स आ रही है। सर अगर एक टर्म आ रही है तो एक टर्म शायद सर कांस्टेंट भी हो सकती है, एक टर्म आपकी इस पावर्स में भी लिखी हुई हो सकती है, और एक टर्म आपकी दो उसके साथ भी हो सकती है, दो वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, ये वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सर ने कहा था कि मल्टीप्लाई में लाइक टर्म अनलाइक टर्म नहीं देखा जाता, इसीलिए क्या होता है कि मल्टीप्लाई में कांस्टेंट जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
कि जितने भी डिवाइड हो रहे हो वेरिएबल्स, एक कांस्टेंट के साथ जितने भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो, दैट ऑल कम अंडर द वन टर्म। ठीक है, एक ही टर्म कंसिडर किया जाता है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 5a² +3b, तो क्या होगा मेरे पास, ये दो टर्म्स हो जाएंगी कि प्लस का साइन आ गया तो अलग अलग हो गई, दो टर्म्स सेपरेट हो गई। लेकिन अगर मैं लिख दूं 5a² ×3b, तो इन ये दो दो टर्म्स नहीं होगी, ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 15 बन जाएगा, तो 15a² +3b। तो ये क्या होगा सर, मेरे पास एक ही टर्म होगी 15a² b। तो ये एक टर्म किस में लाई करेगी सर, ये मेरे पास मोनोमियल में लाई करेगी। डिड आई गेट इट? डिड यू ऑल गेट इट? ठीक है, तो ये मोनोमियल हो गई आपके पास। बाइनोमियल में क्या होता है सर, इसी तरीके से दो टर्म्स आ सकती है। एक एग्जांपल सर ये है कि 6x + 2, एक वेरिएबल के साथ दो कोफिशिएंट हो और एक कांस्टेंट हो। सर हो सकता है दो वेरिएबल एक साथ आ जाए और उस वेरिएबल की उसमें पावर भी हो और एक कांस्टेंट दिया हो, दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। सर हो सकता है दोनों में अलग अलग वेरिएबल्स हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दोनों में अगर एक ही वेरिएबल हो सर, y + y लिखा हुआ हो, तो ये तो 2y बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मोनोमियल। देख के करना है हमने बहुत सारी चीज। सर अगर ट्राइनोमियल की बात करें तो ट्राइनोमियल क्या है, तीन टर्म्स के बारे में कहानी सर। अच्छा, एक और चीज, वन थिंग आई रिमेम्बर हेयर, कि आप लोगों को कोई भी मसला हो ना, सो यू कैन जस्ट पोस्ट योर कमेंट। ठीक है, कि क्या मसला हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड यू ऑल हैव माय ईमेल आई गेस, सो यू कैन मेल इट। ठीक है, इफ यू वांट, if you have any issue regarding to any particular question you are regarding what you want to me to explain you, ठीक है, you can कमेंट बिलो। ठीक है, कमेंट कह सकते हो, सो आई गेट एन आइडिया कि आप लोगों को क्या मसला है क्या नहीं हो। तो फिर मैं जो भी अगली वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करके वो मिस्टेक को जो है ना, वो मिस्टेक नहीं, क्लियरली आइडेंटिफाई कर दूंगा और क्लियरिफाई कर दूंगा कि क्या मसला है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो ट्राइनोमियल्स की बात करें तो ट्राइनोमियल्स क्या था हमारे पास, ट्राइनोमियल्स में केस था सर तीन टर्म्स वाला। सर तीन टर्म्स वाला क्या केस था, ट्राइनोमियल्स में सर हो सकता है कि आपके पास जो है ना तीनों वेरिएबल्स के साथ लिखी हुई है। सर हो सकता है, ठीक है, तीनों तीनों वेरिएबल्स के साथ लिखा हुआ है सर, ये तीनों वेरिएबल्स के साथ लिखी हुई। सर हो सकता है दो वेरिएबल्स हो, एक कांस्टेंट हो, पॉसिबल है, लेकिन अलग अलग होने चाहिए वेरिएबल्स, तभी तीन टर्म्स बनेंगे। सर हो सकता है एक ही जैसे वेरिएबल हो, लेकिन एक के पास 2 स्क्वायर हो, एक के पास कोई भी पावर ना हो, तो हो सकता है एक के पास 3 की पावर हो। सर दैट ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्राइनोमियल्स। तो ये आपके पास बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल हो गया, और जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो वो आपके पास पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो दैट इज एन ईजियर टास्क। ये आप जो है ना टेबल देख के भी क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, व्हेन यू वांट टू रिकॉग्नाइज, ये एग्जांपल आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फिर हम आगे हम क्वेश्चंस कर लेते तो और ज्यादा हमें हेल्प मिल जाएगी। इसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। ये भी पॉलिनोमियल है सर, देख लेते, टिक लगा लेते सर, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें स्क्वायर। सर इसमें देखें क्या है, पावर कैसे आ जाएगी, 1/x आ जाएगी। ये अंडर रूट है सर, अंडर रूट का भी आपने पॉलिनोमियल का मना करा था, तो अंडर रूट भी पॉलिनोमियल में नहीं आएगी, तो आप इस पे क्रॉस लगा दें। क्या ये पॉलिनोमियल है सर? हाँ बिल्कुल पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल होगा सर। तो दी ऑल आर पॉलिनोमियल्स एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है सर, अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अच्छा, इसमें ना देखते जाते हैं। देखो इसमें क्या है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो दो टर्म्स है, दो टर्म्स का मतलब क्या है सर, मेरे पास बाइनोमियल है। ठीक है सर, दूसरा पार्ट बी में एक टर्म ये है 2ab और एक टर्म ये है, तो ये भी क्या है सर, दो टर्म्स वाला है, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। सर तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, 5 × तो ये बनेगा क्या, 5mn बनेगा। सर तो ये एक ही टर्म, तो ये एक टर्म क्या है हमारे पास, एक टर्म क्या कहलाएगी, मोनोमियल, नॉट बाइनोमियल। ठीक है, इसको बाइनोमियल नहीं लिखना प्लीज। सर ये क्या है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। सर चार, क्या सब अनलाइक टर्म्स है? बिल्कुल सब अनलाइक टर्म्स है। तो 1 2 3 4 5, सर पांच हो गई, ये तो ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, ना ही मोनोमियल है। तो क्या लिख दोगे, पॉलिनोमियल लिख दोगे, या फिर अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो आप मल्टीनोमियल भी लिख सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। इसमें क्या है सर, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, एक टर्म ये है, तीनों अनलाइक टर्म्स है सर, बिल्कुल तीनों अनलाइक टर्म्स है, तो तीन टर्म्स हो गई, इसका मतलब क्या ही है, ट्राइनोमियल है। सर इजी हो गया ये तो बहुत ज्यादा। इसमें क्या है सर, इसमें एक दो एक कोफिशिएंट है और तीन वेरिएबल्स है, तो सर क्या ये एक ही टर्म कंसिडर होगी, बिल्कुल एक ही टर्म होगी, तो ये भी क्या कहलाएगा मेरे पास, मोनोमियल। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई गेस कि ये चीज क्लियर होगी विद द एग्जांपल्स, विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं है तो रिवाइंड करो और देख लो एक बार। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, लीव क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज। ठीक है, जस्ट कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन 8, एंड वी विल डू इट क्वेश्चन नंबर
9 भी देख लेंगे, चलो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नंबर 9, और कुछ क्वेश्चंस मैं खुद भी करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड द सम ऑफ 3x+2 एंड 5x-3। इनके मैं जो है वो पार्ट सी और पार्ट ए कराऊंगा, इसका भी पार्ट ए और पार्ट डी करा दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 को, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 6 को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, हम जिसमें मैं स्टार बना रहा हूँ वो स्किप हो रहे हैं। ठीक है, वो आप लोग को भी नहीं करने हैं अभी, वो मैं बता दूंगा कि कब करने होंगे कब नहीं करने होंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग के असेसमेंट का पार्ट नहीं। ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक है, अलजेब्रिक में मैं जो आ रहा होगा उसी के रिलेटेड पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि अभी आप लोग को डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो जब हम फिजिकल क्लासेस में होंगे। सो आई एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x+2 एंड 5x-3। सर सम का मतलब क्या होता है सर? एडिशन। मैंने यहाँ से ये बात पिकअप कर ली कि एडिशन करनी है, और वो कह रहा है एंड भी लगा दिया उसने। एंड लगाने का मतलब ये है कि 3x+2 में आप क्या कर दो, ऐड कर दो 5x-3। इसके बहुत सारी टेक्निक्स है सर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3x 5x उसके नीचे रखा, 2 उसके ऊपर रखा, -3 उसके नीचे रखा, और आपने एडिशन का साइन लगाया, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट। 8x आ गया, ये +2 -3 सर -1 आ गया। यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो लाइक दिस, कि आप जो है ना वो क्या करो, लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करो, अनलाइक टर्म्स को एक साथ, लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करो। ये वाली 2 लाइक टर्म्स है सर, पहले आइडेंटिफाई कर लिया, एक्स और एक्स वाली टर्म ये है, और कांस्टेंट वाली टर्म ये। तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 और 5 एक साथ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और अगर मैं चाहूँ तो उसको भी लिख सकता हूँ सर, +2 -3। ठीक है, तो ये 2 -3 क्या, इसको यहाँ पर भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं और छोटा कर देते हैं। सर इसको अगर यहाँ पर सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3+5 8x हो जाएगा, 2 -3 सर माइनस का 1 बचेगा। दैट इज माई आंसर। यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है और यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। यू ऑल गेट द सेम आंसर। ठीक है, अब जो है वो हम पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी इज अ लिटिल बिट टफर। ठीक है, तो इसमें पार्ट सी में क्या हो रहा है मेरे पास सर, पार्ट सी में वो कह रहा है 6x² -7 -3x³ एड 7 +x³ +2x²। There are two alternative methods of doing this question. There are two alternative methods of doing this question. One is to manipulate the like terms below the like terms। एडिशन में ही करो कि आप लोग एक के नीचे एक लिख दो, तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये सबट्रैक्शन में मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आई सजेस्ट यू कि एडिशन में भी ये ना करो और सबट्रैक्शन में भी नहीं। क्योंकि एडिशन में देखो, एडिशन का साइन है, आप जब साइन को किसी भी साइन से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम साइन। एडिशन का मसला ये होता है कि आप प्लस माइनस करो तो माइनस आता है, प्लस प्लस करो तो प्लस आता है, और वो। ठीक है, तो आपको ये बात से तो तसल्ली है कि आप क्या डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये पूरी इक्वेशन एक ही है। ठीक है, अब आप क्या करो, लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज कर दो। कैसे लाइक टर्म्स को अरेंज कर दूं सर? लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? सबसे पहले क्यूब वाली टर्म देखता हूँ, ये एक क्यूब वाली टर्म है, ये एक क्यूब वाली टर्म। तो पहले क्या करूँ, -3x, इसको पूरी ये टर्म होती है एक टर्म। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि ये टर्म जो उससे पीछे जो साइन लिखा हुआ होता है वो आता है उस टर्म के साथ, साथ वाला साइन। ठीक है, तो ये -3x³ एक जगह आ गया, ये +x³ इधर एक जगह आ गया। फिर क्या है सर, ये 2x² है और ये 6x² है, इसके पीछे कुछ नहीं है, प्लस का साइन है। इसके पीछे क्या है सर, प्लस का साइन। तो इसको प्लस के साइन के साथ लिख दूं, इसको भी प्लस के साइन के साथ लिख दूं। सर इसके पीछे ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट, तो सर इसके पीछे क्या साइन है, -7, तो इसको भी -7 लिख दिया। और इसके पीछे क्या साइन है सर, +7, तो इसको भी ऐसे +7। ठीक है, अब नाउ यू जस्ट सॉल्व इट द लाइक टर्म्स एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कैसे? माइनस प्लस क्या होता है आपके पास, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, एंड व्हेन यू विल डू माइनस, तो 3 - 1 क्या बनेगा, जब यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है यहाँ पर। तो जब 3 - 1 करोगे तो क्या आता है आपके पास, 2 आता है, और 2 बी के 3 के साथ बिगर 1 के साथ साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो 2x³ इज द आंसर। ठीक है, और अगर सर ये इसी को यहाँ पर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा सर, फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 + 6 क्या होता है, 8 होता है, तो +8x² लिख दिया। सर ये -7 है और ये +7 है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 7 - 7 करूँ तो क्या आता है सर, 0 आता है, तो +0 आ जाए। सर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, -2x³ +8x²। दिस इज अ सिंपल मेथड। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड। अब इसको ऑल्टरनेट मेथड से भी करके देख लेते हैं। आपके पास 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, 6x² -7 -3x³, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, 7 +x³ +2x²। Now you just have to write the
लाइक टर्म अंडर द लाइक टर्म, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से लाइक टर्म सबसे पहली कौन सी है, ये वाली है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले ये वाली लाइक टर्म लिखी, ठीक है। उसके नीचे आपने क्या लिख दिया, ये वाली लाइक टर्म, तो एडिशन का साइन डाला, उसके नीचे लिख दिया एक्स क्यूब। जब कुछ भी नहीं होता तो उसके पीछे वन लगा सकते हो, ठीक है, यू हैव द लिवरेज। दूसरा क्या है सर, मेरे पास ये है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो मैंने 6x² लिखा, और इसकी लाइक टर्म क्या है सर, ये, तो इसके नीचे भी 2x लिख दिया, क्योंकि एडिशन का साइन है तो एडिशन का साइन ऐड के साथ ऐड होके यही आएगा। सर तीसरे क्या है, -7, तो -7 लिखा सर, और तीसरे इसको +7। अब क्या करा, एक ये डाली लाइन, और यू विल स्टार्ट सॉल्विंग। -3 + 1, ठीक है, तो ये माइनस होता है, और माइनस करो तो आपके पास क्या आता है, -2x³। 6 + 2 8 आ गया सर आपके पास, 8x। 7 - 7 क्या है सर, 0 आ गया। ये तो आपका हो गया आंसर। ये भी वही वही आंसर पे लेके जा रहा है जहां पर वो लेके जा, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट डी भी करा दूं, चलो पार्ट डी भी करा देता हूँ, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। पार्ट डी इज अ गुड क्वेश्चन, तो पार्ट डी भी कर लेते हैं। ये पार्ट डी भी, ये पार्ट डी आ गया हमारे पास। पार्ट डी को भी हम कर लेते हैं। अब पार्ट डी को वो जो दूसरा वाला मेथड है उससे कर लेते हैं, बच्चों वाले मेथड से। इफ यू आर कंफर्टेबल विद द फर्स्ट वन यू कैन डू इट। ये हमारे पास फर्स्ट वन इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर नहीं लिखो, साइड बाय साइड लिख लो दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन -9x² -3x + 10। सबसे पहले ये वाली टर्म लिख रहे हैं तो इसके साथ वाली लाइक टर्म इसके नीचे आ जाएगी। पहले तो आप ये लिख लो एक एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो इसके साथ वाली टर्म क्या है, इसकी लाइक टर्म क्या है, ये वाली, तो आपने इसके नीचे लिख दी -9x²। एडिशन में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन में मैं बताऊंगा, साइंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये 3x है तो ये भी 7x के नीचे आनी चाहिए, ये भी इसकी लाइक टर्म है, इसके नीचे लिख दी। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम जब सॉल्व करने लगे, हमें क्योंकि पता था इसमें एडिशन करनी है, तो हमने क्या करा, 4 - 9 क्या हो गया, -5x²। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। +7 - 3, you will be able to get an answer of +4x, ठीक है। -8, 10 - 8 क्या होता है आपके पास, -8 + 10 करो या 10 - 8 करो, you will get the answer that is equals to 2। तो you will getting the answer that is -5x² +4x + 2, that is your answer, you can check it, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई करना, फिर then you will do it, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपके पास, ये कर लेते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन वहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देयर इज योर क्वेश्चन। पार्ट ए कर लेते हैं। पार्ट ए आप सब्ट्रैक्शन में एक चीज देख लेना गौर से, जरा सब अटेंटिव होकर पहले सुन ले, उसके बाद जिसको जो करना है वो करते रहे, ठीक है। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन व्हाइल यू आर चूजिंग व्हिचएवर मेथड यू वांटेड टू डू, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये देख लो कि आपके पास दोनों इक्वेशंस आप लिखो। पार्ट ए के क्या है, 4x² +4x, और दूसरी इक्वेशन ये पहली है, और दूसरी को उसके साइड में लिख लो 6x² -6x। अब देख लो कि, देखो जिसमें से जिसको माइनस कर रहे हो, ये क्या कह रहा है कि आपको फ्रॉम है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4x², मतलब अगर लिखा हुआ होता था 3 from 4, तो इसका मतलब क्या होता था, 4 - 3 करना है, ठीक है। तो डोंट बी ओवर एफिशिएंट कि आप इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। आपने ये नहीं कर देना कि 6x² को बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। तो सब्ट्रैक्शन में ये चीज देखते हैं कि आपको क्या कह रहा है कि 6x² -6x है, इसमें से आप माइनस कर दो 4x² +4x, ठीक है। तो ये क्या है, अब हमने ये कहा, तो सबसे पहले पहले क्या आएगी सर, पहले बाद वाली, फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन आती है, तो फ्रॉम के बाद ये वाली लिखी हुई है तो ये लिख देते हैं सर, 6x² -6x। उसके बाद कौन सी आएगी सर, ये आएगी। लेकिन गौर से, ये आएगी तो सही, लेकिन जो भी बाद में लिखी हुई है ना, उस इक्वेशन को पहले आप क्या करो, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सिर्फ माइनस। माइनस से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है तो क्या आएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, हर साइन को बदल दो। या प्लस है तो क्या हो जाएगा, -4x। ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -4x। अब ये उठा के आप इधर रख दो, -4x² -4x²। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट गो विद द साइंस। 6 - 4 क्या होता है आपके पास, 2x² होता है। 6 - 4 क्या होता है, -10x होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया।
क्या रूल बताया सर ने माइनस का, कि जब भी माइनस में हो तो फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है वो पहले लिख दो। सेकेंड स्टेप, जो फ्रॉम से पहले लिखा हुआ है वो आपको जो नीचे लिखना है उसको पहले माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर लिया, यू विल गेट हियर, और उसको उठा के लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे रख दो एंड देन सॉल्व इट। आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सर पार्ट बी करा है, पार्ट बी भी करा देते हैं, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। पार्ट बी जैसे मतलब वन, नहीं पार्ट सी करता हूँ, पार्ट बी आप लोग खुद करोगे। पार्ट डी कर लेता हूँ, पार्ट सी भी कर देता हूँ, चलो बॉस और क्या। 5x² 5x³ माइनस 6x², एक बार मिटाना पड़ेगा। प्लस 3a, एक एक बार, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है मेरे पास, x³ माइनस 2x² x³ माइनस 2x² माइनस 3। राइट। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है। सबसे पहला स्टेज, फ्रॉम के बाद वाली क्या लिखी हुई है, फ्रॉम के बाद वाली ये इक्वेशन, उसको उठा के सबसे पहले फ्रॉम के बाद ये लिखी हुई है उसको उठा के सबसे पहले लिख दो। तो x³ माइनस 2x² माइनस 3, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं सर, दूसरे स्टेप करने को टाइम। देन व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले दूसरा स्टेप क्या करो, ये वाली पूरी इक्वेशन को उठाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या इसके हर साइन को अपोजिट लिख दो। सिंपल ये भी कर सकते हो कि जहां पर प्लस है वहां माइनस लिख दो, जहां माइनस है वहां प्लस हो। मतलब आप अगर मल्टीप्लाई करा रहे हो दैट इज ऑल्सो वन कॉन्सेप्ट, और अगर आप साइंस बदल रहे हो तो डायरेक्ट साइंस भी बदल सकते हो। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आ जाएगा -5x²। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा +6x², माइनस माइनस प्लस होता है ना। और ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -3 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास, उठा के इसको यहाँ पर रख दो। क्या रखोगे, -5x³ प्लस 6x² -3 है। अच्छा सर एक चीज, सर यहाँ पर एक चीज ये है कि ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है सर, तो ये दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ये क्या रखोगे सर, ये सब लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। मतलब क्या हुआ सर, कि 3 भी अलग हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर 3a है और यहाँ पर 3 है। तो हम जब भी अनलाइक टर्म्स आ जाए तो हम उसको हटा देते हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं, अनलाइक टर्म्स को हटा देते हैं। तो ये -5 है, ये x -5 क्या आता है, x में से जब कुछ नहीं लिखा हुआ 1 -5 -4 आ जाएगा। ठीक है, -2 प्लस 6 क्या आता है, -4 है। ठीक है, -2 +4 आता है, +4 आता है, सॉरी। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। अब आपके पास सिर्फ यहाँ पर आंसर एंड नहीं होगा, आपने दो चीजें हटाई है, एक -3 हटाया है और एक क्या हटाया, -3 हटाया है। तो आप वो दोनों चीजों को वापस लगाओगे इक्वेशन में, -4x³ +4x, लेकिन अलग अलग, -3 है, -3, अलग अलग लगाओगे, ठीक है, नॉट टुगेदर। ठीक है, सो दैट्स इट। ठीक है, पार्ट ए पार्ट सी हो गया। देन यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। ठीक है, और ये चीज़ आई गेस हो जाएगी, फिर मैं एक क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा, देन यू विल गेट कंफर्टेबल विद दैट दोज क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, सो दैट्स इट। देखते हैं अब हमारे पास क्या होता है।